और एस्पिरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों देखिए, हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं ये घटना चक्र का पूर्वालोकन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसमें जो 38वीं बीपीएससी से लेके पूरी 71वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये आज हमारा वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, वीडियो नंबर 4 है। और हम लोग क्या स्टार्ट किए हुए हैं? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग मेडाइवल, एंशिएंट ये सब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मैं क्वेश्चन वगैरह बताऊँगा या पढ़ने से संबंधित जो भी चीज़ बताऊँगा आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन करते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेके 71वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग आज देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था, देखिए 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे। 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से थे और 3 सदस्य बंगाल से थे। 7 सदस्य उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उससे थे, तथा बचे हुए जो 3 सदस्य थे वो पंजाब से थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी? तो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके जो प्रथम महासचिव थे, इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, वही थे। तो हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन देखे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, और यही इसके पहले महासचिव भी हुए। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो इसकी अध्यक्षता हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली अध्यक्षता हुई थी। और इसमें टोटल कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था विभिन्न प्रांतों से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र बम्बई में था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष में की गई थी? तो 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो ये जो A.O. ह्यूम जो थे ये क्या थे? तो ये एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, ये क्या थे? सिविल सर्वेंट थे, अर्थात असैनिक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। और ये कब हुआ था? तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी, इसलिए ये आयरिश वुमेन थी। ठीक है, ये आयरलैंड की महिला थी।
ठीक है, आयरलैंड की महिला थी और इन्होंने ही, एनी बेसेंट ने ही 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो होम रूल लीग का गठन किया था बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो क्वेश्चन है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो भारतीय महिला, तो कौन थी वो भारतीय महिला? वो भारतीय महिला जो थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भारतीय महिला थी। और वहीं अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, और वो आयरलैंड की थी, भारतीय नहीं थी। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय महिला, तो भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी है? तो 1905 में जो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और ये 1925 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर वही प्रथम भारतीय महिला की बात करते तो क्या हो जाती? सरोजनी नायडू हो जाती। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 33 में। और अगर प्रथम जो अध्यक्षता हुई थी, प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसमें टोटल प्रतिनिधि कितने थे? तो टोटल 72 प्रतिनिधि थे। और द्वितीय में मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे? तो वो 33 थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब हुए थे? तो तीसरी बार, मतलब तीसरा सम्मेलन जब हुआ था 1887 में, दिसंबर 1887 में, ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। पहला हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और फिर तीसरा ये कहाँ हुआ था? ये हुआ मद्रास में। ठीक है, और ये तीसरे की अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने, और यही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, ये जो 12वां अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1896 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1896 को जो ये 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो वहीं पर जो है ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी को बनाया गया था। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 में हुआ था बेलगांव का अधिवेशन। ठीक है, 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन था ये? तो 39वां अधिवेशन था। इसमें ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो कि 39वां अधिवेशन था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत अर्थात सेफ्टी वाल्व, इसको क्या कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो ये थे लाला लाजपत राय का। ठीक है, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये भी लाला लाजपत राय ने ही कहा था। और लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया। ठीक है, ये यंग इंडिया है और इसी यंग इंडिया में कहा गया है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे रहते हुए ये कांग्रेस का क्या हो जाए? पतन हो जाए। अगला है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। अगला है, रजनी पाम दत्त ने कहा
वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा है? ये किसके बारे में कहा है? ये कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? ये देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 दिवसीय जो तमाशा कहा है ये किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कौन से अधिवेशन में? अमरावती अधिवेशन में। ठीक है, 1897 का जो अमरावती अधिवेशन हुआ था उसमें अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिवसीय तमाशा कहा था। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो कैसे शुरू हुई थी? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पे सही है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पे सही है, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे सभी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। अगला है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, लखनऊ में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो गरम दल, ये हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में। ठीक है, नरम दल के बीच में, गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आ गए थे। तो इस जिस अधिवेशन में आए थे, कौन से अधिवेशन में आए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अगला है 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया किसका? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, तो किसका गठन हुआ था 1918 में? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन हुआ था। अगला है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 की जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें कांग्रेस ने भू स्वामित्व को खत्म करने की नीति अपनाई थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1938 में जो निर्वाचित हुए थे वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये कहाँ बने थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन जो था इसमें बने थे। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन जो फरवरी 1938 में हुआ था में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पे कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने थे 1939 में जो त्रिपुरा अधिवेशन में जो इन्होंने इस्तीफा दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये 1938 में भी अध्यक्ष बने थे। कहाँ के? हरिपुरा अधिवेशन में। और 1939 में भी अध्यक्ष बने थे, ये त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन 1939 में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो 1938 हो जाएगा, 1939 हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 से 46 तक जो है ये कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे रहे थे। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1945 में क्या था? ये लॉर्ड वेवेल योजना थी। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन और 1945 में वेवेल योजना आई थी। तो यहाँ पे ये दोनों से बात किए थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो क्रिप्स मिशन से 1942 में और लॉर्ड वेवेल से 1945 में वार्ता की थी। तो वो कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। अगला है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, किसमें? तो एक भाग था भारत और दूसरा भाग था पाकिस्तान। ठीक है,
एक भाग भारत था और दूसरा भाग क्या था, पाकिस्तान था। ये 1947 में। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय थे JV कृपलानी। अगला है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1947 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 14 से 15 जून। ठीक है, 14 से 15 जून में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये 1931 का जो हुआ था कराची अधिवेशन, ये कब हुआ था, तो 29 से 31 मार्च। ठीक है, 29 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो कराची अधिवेशन 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, चलिए अभी इस टॉपिक का हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग इसे कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, ठीक है, अर्थात गरम दल और नरम दल के बारे में अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। तो ये लगाया था किसने, लाला लाजपत राय ने। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और लाला लाजपत राय की एक पुस्तक कौन थी, यंग इंडिया। ठीक है, यही यंग इंडिया में इन्होंने सुरक्षित वाल्व सिद्धांत तथा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। अगला है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो जो भी नरमपंथी नेता थे वो सब थोड़े बड़े घराने से संबंधित थे, और वो लोग कहाँ से थे, तो शहरी क्षेत्रों से थे। अगला है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। तो देखिए, उग्रपंथी नहीं था अर्थात गरम दल का नेता नहीं था। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के थे। ठीक है, मदन लाल धिंगरा ये भी गरम दल के थे, उधम सिंह ये भी गरम दल के थे। तो नरम दल का कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था, अर्थात ये उग्रपंथी नहीं थे, अर्थात ये नरम दल से संबंधित थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो गरमपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया, तो 1906 में आया। 1906 में क्या हुआ था कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। और गरम दल में कौन कौन आते थे, तो गरम दल में आते थे लाल, बाल और पाल। ठीक है, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये इसमें मुख्य रूप से थे। तो गरमपंथियों में लाल, बाल, पाल देखने के लिए मिलता है, और ये 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये प्रभावाधीन में आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो देखिए, ये अरविंद घोष गरम दल से संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल से हैं, दादा भाई नौरोजी ये भी नरम दल से हैं। तो गरम दल से कौन है, तो अरविंद घोष जी हैं। अगला है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो निष्क्रिय विरोध इसको कहा जाता है पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये किसने प्रतिपादन किया था, अरविंद घोष ने। वंदे मातरम समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था उसमें तो उसका ही प्रकाशन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो कौन हो गया गरम दल का नेता, ये एक लाल, एक बाल, एक पाल। ठीक है, तो इसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक, ये बाल आ गया। तो बाल गंगाधर तिलक क्या है, गरम दल के नेता थे। हमसे क्या पूछा गया है कि नरम दलीय नेता नहीं थे।
अर्थात गर्मदलीय नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा? तो देखिए हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के जो तत्कालिक प्लेग कमिश्नर था, उस समय प्लेग बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, ठीक है। तो उस समय जो प्लेग का कमिश्नर जो नियुक्त किया गया था, WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, इसकी हत्या के मामले में इन्हें अभियुक्त बनाया गया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 1.5 साल अर्थात 18 महीना की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वह जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह की एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद जो है तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो लोकमान्य जी को तिलक की उपाधि, लोकमान्य तिलक की उपाधि कब दी गई थी? तो ऐसा इन्होंने बहुत सारा काम किया था, जिसके बाद इन्हें जो है लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। जैसे शिवाजी और गणपति उत्सव भी यही शुरू किए थे। रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया था। उन्होंने लोकप्रिय अखबार भी शुरू किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अखबार भी शुरू किया था। वे एक लोकप्रिय शिक्षक भी बने। तो इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक से। फिर वही क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे भी वही है। अगला देखिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्ष की हुई थी? 6 वर्ष की हुई थी। क्यों हुई थी? एक्चुअली में बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये केसरी का प्रकाशन करते थे और ये किस भाषा में करते थे? तो मराठा भाषा में करते थे, ठीक है। तो इसी केसरी के प्रकाशन पे जो है इन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, ठीक है। और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया जिसमें इन्हें 6 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना इन्हें दिया गया। और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? तो म्यांमार के मांडले जेल में। कहाँ भेजा गया? तो म्यांमार के मांडले जेल में इन्हें राजद्रोह का अपराध लगा के इन्हें 1908 में भेज दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो इनकी जो आंदोलन की पद्धति थी, ये सरकार के साथ वैमनस्य अर्थात रिलेशन बनाकर आज़ादी की मांग करते थे, ठीक है, नरम दल के नेता। और जबकि गरम दल बोलते थे कि ऐसे नहीं मिलेगी, हमें छीननी पड़ेगी। तो इनकी जो आंदोलन की पद्धति थी वो थी राजा वामबंदी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के नेता थे, ये शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है। चलिए दोस्तों, हमारा ये टॉपिक भी हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए, तो आप लोग कर रहे हैं ना लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। जब यहाँ तक हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जितना भी वीडियो है वो सब आप लोग के पास मिलते रहे। और हाँ, ये जो बेल का जो बटन है घंटे का, इसको आप लोग ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो चलिए, अगला हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे संबंधित हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में BD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो देखिए, BD सावरकर जो थे 1937 से लेके 1943 के मध्य जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो कब, कितना से कितना? 1937 से लेके 1943 तक थे। तो इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन सा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से नहीं, कोई नहीं, या एक से अधिक। तो 1937 से 1943 तक जो थे BD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष थे। अगला है, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो ये BD सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यही विनायक दामोदर सावरकर या VD सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। अगला है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो BD सावरकर ने की थी।
निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है इसमें से? तो सूर्यसेन नहीं है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, ये सब क्या है, काकोरी कांड से संबंधित है। ये काकोरी कांड क्या है? रेल को लूटने की घटना है। ठीक है, रेल को लूटने की घटना है काकोरी कांड। और इसमें कौन सम्मिलित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। और संबंधित कौन नहीं है? तो सूर्यसेन। अगला है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो ये किसने की थी? एन.एस. हार्डिकर ने हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत की थी। अगला है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा घटना होने के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो यही जो थी 1923 से 28 में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। उनके स्थगन के बाद जो है सभी क्रांतिकारी जो है एक संगठन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अगला है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर की थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सज़ा दी गई थी। एक और इसमें कौन थे? तो राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के संस्थापक कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में? तो ये कौन कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, बिस्मिल अजीमाबादी थे। कौन थे? तो बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का रचयिता कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो भगत सिंह ने दिया था। तो यहाँ हमारे पास भगत सिंह ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हसरत मोहानी है। ठीक है, तो हसरत मोहानी ने भी दिया था। एक्चुअली में इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो दिया था हसरत मोहानी ने, और भगत सिंह ने क्या किया था? इसे लोकप्रिय बना दिया था। ठीक है, तो भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बना दिया था और हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और सरफरोशी की तमन्ना है किसने दिया था? तो बिस्मिल अजीमाबादी। किसने? तो ये दिया था बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? केंद्रीय असेंबली में जो सेंट्रल असेंबली था उसमें जो था इन्होंने क्या किया था? बम फेंका था। ठीक है, लेकिन उससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। अगला है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय इनकी उम्र 21 साल के आसपास की थी। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो ये जो बम जो फेंका था किसने फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और किसने? सुखदेव ने फेंका था। तो इसमें क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्यसेन को ही क्या कहा जाता था? मास्टर दा। ठीक है, मास्टर दा भी कहा जाता था सूर्यसेन को। इन्होंने ही चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी।
और वहीं अगर काकोरी की अगर बात की जाए तो काकोरी कौन कौन बनाया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद राजेंद्र लाहिरी और मदन लाल धिंगरा, ठीक है, मदन लाल धिंगरा ने काकोरी कांड के का प्लान बनाया था। और चटगांव शस्त्र छापामारी सूर्यसेन का प्लान था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, तो कौन है, सूर्यसेन, अर्थात इन्हीं को क्या कहा जाता है, मास्टर दावी कहा जाता है। अगला है वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो गांधी जी द्वारा वही असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। तो असहयोग आंदोलन को जैसे इन्होंने वापस लिया तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी फील्ड में आ गए, मैदान में आ गए कि भाई ऐसे तो आज़ादी मिलेगा नहीं, क्योंकि गांधी जी भी वापस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला चलिए हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।